ये कहानी अमेज़न की उस प्राचीन दास्तान से शुरू होती है जिसे टीयर्स ऑफ द मून कहा जाता है। एक ऐसा जादुई पेड़ जिसकी एक एक पंखुड़ी में घाव भर देने और हर श्राप को मिटा देने की ताकत है। कई लोग इस रहस्यमयी पेड़ को खोजने दूर दूर तक सफर कर चुके हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा मशहूर है कॉन्क्विस्टाडोर अगुइर, जो इसकी शक्ति को अपने कब्जे में करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अगुइर और उसके लोग उस जंगल से भिड़ गए जो इस जादुई पेड़ की रक्षा करता था, लेकिन लड़ते लड़ते वे खुद इस पेड़ के असली रक्षकों के हाथों में पहुंच गए, जिन्होंने उन्हें बचाकर ठीक किया। जैसे ही अगुइर पूरी तरह ठीक हुआ, उसने उनसे वो एरोहेड मांगा, एक ऐसा सुराग जो सीधे उस जादुई पेड़ तक ले जाता है, लेकिन रक्षकों ने उसे देने से इनकार कर दिया। इस पर अगुइर ने उन पर हमला कर दिया, पर उसके और उसके आदमियों के हिस्से आया एक भयंकर श्राप। अब वे कभी भी अमेज़न नदी की सीमा छोड़ नहीं सकते थे। इसके बाद कहानी कट होती है मैकग्रेगर पर, जो उसी दास्तान को दोबारा सुना रहा है और नक्शे पर उसके संभावित स्थान को दिखा रहा है। वो एक ऐसी सोसाइटी के सामने पेड़ और एरोहेड के बारे में अपनी बात रख रहा है जिसके पास ये कलाकृति सुरक्षित है। वो उनसे इसे हासिल करने की अनुमति चाहता है ताकि वो एक बड़ा अभियान शुरू कर सके और टीयर्स ऑफ द मून ढूंढ सके। लेकिन असल में ये पूरा भाषण उसके पीछे खड़ी उसकी बहन लिली ने लिखा है, जो ऊपर से खड़ी होकर उसके बोले हर शब्द को होठों पर दोहरा रही है। लिली को जैसे ही समझ आता है कि उसका भाई सोसाइटी को मनाने नहीं वाला, वो खुद ही मामला हाथ में लेती है। मैकग्रेगर उन्हें बातों में उलझाए रखता है और लिली नक्शा पकड़कर उस गलियारे में पहुंच जाती है जहां से कलाकृतियों वाले कमरे तक जाया जा सकता है। रास्ते में उसकी टक्कर होती है प्रिंस जोआकिम से। जोआकिम सोचता है लिली किसी सहायक के कमरे की तलाश में है, इसलिए उसे जाने देता है। लिली कमरे में घुसती है और खुद को कम ध्यान आकर्षित करने के लिए पुरुषों वाले कपड़ों में बदल लेती है। वो क्रेट ढूंढ लेती है जिसमें एरोहेड रखा है, और जैसे ही वो उसे खोलकर आर्टिफैक्ट निकालती है, तभी सोसाइटी का एक सदस्य जोआकिम को भी उसी कमरे में ले आता है। जोआकिम भी उसी एरोहेड की तलाश में है, इसलिए जैसे ही वे क्रेट खोलते हैं और अंदर आर्टिफैक्ट गायब मिलता है, जोआकिम पीछे मुड़कर लिली को भागने की कोशिश करते हुए देख लेता है। वो लोगों को उसे रोकने का आदेश देता है, लेकिन लिली अपनी चतुराई और फुर्ती से सभी को चकमा देती हुई उनसे भिड़ जाती है, जिससे उसकी ताकत, कौशल और तेज दिमाग का अंदाजा साफ हो जाता है। अंत में जोआकिम ही उसे रोक पाता है और लिली को धक्का लगते लगते वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से बाहर खिड़की की ओर झूल जाती है। वो सीढ़ियों को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन जोआकिम रस्सी खोलना शुरू कर देता है, जिससे लिली और दूर सड़क की ओर झूलने लगती है। जोआकिम उससे एरोहेड मांगता है और कहता है कि अगर मदद चाहिए तो वही रास्ता है। मजबूर होकर लिली वो बॉक्स जोआकिम की ओर फेंक देती है और खुद नीचे उस बस में गिर जाती है, जिसे उसके भाई ने उसे बचाने के लिए वहीं रोका हुआ था। जोआकिम उसे खोलता है, लेकिन अंदर एरोहेड नहीं मिलता। सोसाइटी का सदस्य उससे आर्टिफैक्ट खोने के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन लिली के बारे में जानने के बाद राजकुमार उन सभी को मार देता है। बाद में लिली और मैकग्रेगर अमेज़न नदी पर जाने और पेड़ को खोजने के अपने अभियान के लिए सामान बांध रहे होते हैं, इस महान सोच के साथ कि ये पेड़ दुनिया की बीमारियां मिटाने में मदद करेगा। पूरा रास्ता तय करने के बाद अब उन्हें बस एक स्किपर चाहिए जो उन्हें नदी के रास्ते ले जा सके। कहानी कट होती है अमेज़न की ओर, जहाँ कुछ समय बाद एक क्रूज अंग्रेज पर्यटकों को नदी दिखा रहा है। इस टूटी फूटी नाव का कप्तान है फ्रैंक, एक ठग जिसने अपना पूरा क्रूज इस सोच पर बनाया है कि अमेज़न में हर चीज आपको मार सकती है, ताकि वो अपने यात्रियों से थोड़ा और पैसा ठग सके। वो तरह तरह की चालें चलता है, यहाँ तक कि एक जनजाति को भी पैसे देकर दिखावा कराता है ताकि यात्रियों को रोमांचक खतरे का एहसास हो। उधर लिली और मैकग्रेगर अमेज़न के उस छोटे से कस्बे में पहुँचते हैं जहाँ फ्रैंक अपना धंधा चलाता है। उनके पीछे पीछे राजकुमार के आदमी भी लगे हुए हैं। लिली उत्साहित है कि अब उन्हें अपना स्किपर मिलेगा और वो नीलो को खोजने दौड़ती है, जो घाट पर मौजूद ज्यादातर नावों का मालिक लगता है। दूसरी तरफ नीलो फ्रैंक से बात करने जाता है, जो अभी अभी अपनी नाव लेकर लौटा है। वो फ्रैंक से उसका बाकी पैसा मांगता है। फ्रैंक पूरे पैसे नहीं दे पाता तो नीलो उसकी इंजन की चाबी निकालकर बंद कर देता है और कहता है कि पूरा भुगतान होने पर ही चाबी वापस मिलेगी। मैकग्रेगर और लिली अलग अलग होकर नीलो को खोजने निकलते हैं। लिली खुद को उसके ऑफिस के सामने पाती है, लेकिन अंदर उसे फ्रैंक मिलता है। फ्रैंक ऑफिस में घुसकर अपनी इंजन की चाबी चुराने आया है और लिली को शक न हो इसलिए खुद को नीलो बताकर बात करता है। लिली उसे बताती है कि उसे कोई चाहिए जो उसे नदी के नीचे तक ले जाए और उसके पास बहुत पैसा है। ये सुनकर फ्रैंक दरवाजा खोल देता है। लिली अंदर घुसती है और तुरंत बताती है कि उसे कहाँ जाना है। फ्रैंक अभी भी नीलो बनने का नाटक करते हुए कहता है कि वो जगह बेहद खतरनाक है और उससे पूछता है कि ये नक्शा उसे कहाँ से मिला। लिली गर्व से बताती है कि ये नक्शा अगुइर के मानचित्रकार ने 400 साल पहले बनाया था और ये उसके पिता का था, जो उसे ये दास्तान सुनाते थे। फ्रैंक उस पर हंसता है और एक अलग तरह के एडवेंचर का सुझाव देता है। लिली ध्यान देती है कि फ्रैंक उस डिब्बे को खोलने की कोशिश कर रहा था जिसमें उसकी नाव की चाबी है, तो वो खुद ही उसे खोल देती है। ये देखकर फ्रैंक तैयार हो जाता है और वो लिली को रेस्टोरेंट में ले जाता है ताकि सौदा पक्का कर सके। जैसे ही वे कीमत तय कर रहे होते हैं, मैकग्रेगर असली नीलो को लेकर पहुंच जाता है। लिली को समझ आता है कि उसके साथ चाल हुई है, तो वो फ्रैंक की बात छोड़कर जाने लगती है। फ्रैंक को उसके गले में टंगा एरोहेड दिख जाता है और उसे ग्राहक बनाने की ठान लेता है। वो कीमत लगातार कम करता है और कहता है कि वही अकेला आदमी है जो उसे वहां पहुंचा सकता है। अचानक एक जगुआर रेस्टोरेंट में घुस आता है। नीलो छिपने भागता है, मगर फ्रैंक मैकग्रेगर और लिली की रक्षा करता है, जानवर से जूझता है और अंत में एक स्टेक की मदद से उसे मात देता है। फ्रैंक का ये तरीका देखकर
लिली मान जाती है कि वो ही उसके सफर के लिए सही आदमी है और वहीं उसे हायर कर लेती है। बाद में फ्रैंक भाई बहन को डॉक से लेने आता है, लेकिन तभी दिक्कत हो जाती है। जोआकिम के लिए काम कर रहे कुछ लोग लिली को पकड़ लेते हैं और फ्रैंक नीलो के आदमियों से बचने के लिए मैकग्रेगर को लेकर नाव दौड़ा देता है। अच्छी बात यह होती है कि लिली अपने किडनैपर्स से तेजी से भाग निकलती है और दौड़ते भागते डॉक तक पहुंच जाती है, जहां फ्रैंक और मैकग्रेगर उसे नाव में खींच लेते हैं। वे दूर निकलते हैं तो जोआकिम को बताया जाता है कि लिली पकड़ी नहीं गई। वो अपने आदमियों को पनडुब्बी ऊपर लाने का आदेश देता है। उसे पूरा यकीन है कि ये पेड़ जर्मनी की मदद करेगा, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 में फायदा उठाना चाहता है। वो पहले नाव पर गोलियां चलवाता है और जब इससे काम नहीं बनता तो टॉर्पीडो दागता है। फ्रैंक एक बेहतरीन चाल से नाव को टॉर्पीडो से बचा लेता है और पनडुब्बी की प्रोपेलर रस्सी में उलझकर डॉक की तरफ जा टकराती है, जिससे नीलो की सारी नावें तबाह हो जाती हैं। आखिरकार फ्रैंक और उसके यात्री उस जादुई पेड़ की दिशा में अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मैकग्रेगर धूप में परेशान है, लेकिन लिली नदी पर हर पल का आनंद ले रही है। उसे नाव के आसपास दिखने वाले हर जीव को देखकर खुशी होती है और वो अपनी हैंडहेल्ड कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड करती जाती है, यहाँ तक कि फ्रैंक को भी। फ्रैंक भी जिज्ञासा में कैमरा उठाकर कुछ रिकॉर्ड करता है, जिससे उसको लिली की ओर अट्रैक्शन होने लगता है। लेकिन लिली उसे ज्यादा आराम नहीं करने देती और उससे कहती है कि वो नाव को एक तेज मगर ज्यादा खतरनाक रास्ते की ओर मोड़े। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है, पर लिली के जिद करने पर वो मान जाता है। रात होने पर फ्रैंक नाव को लंगर डाल देता है ताकि इंजन आराम कर सके। मैकग्रेगर सोने चला जाता है और फ्रैंक तथा लिली डेक पर थोड़ा वक्त साथ बिताते हैं, एक दूसरे के करीब आते हुए। लेकिन तभी मैकग्रेगर का सामना प्रॉक्सिमा से हो जाता है और वो बड़ी बिल्ली उसे डेक तक पीछा करते हुए ले आती है। फ्रैंक प्रॉक्सिमा को आदेश देता है और वो मैकग्रेगर का चेहरा चाटने लगती है। लिली ये देखकर नाराज हो जाती है कि ये फ्रैंक की पालतू है और जो भरोसा उसने फ्रैंक पर करना शुरू किया था वो तुरंत टूट जाता है। इसी बीच जोआकिम भी अपना रास्ता बदलता है और श्रापित कॉन्क्विस्टाडोर्स को मुक्त करने निकलता है ताकि वे उसे पेड़ तक ले जाने में मदद करें। वो उस जगह पहुंचता है जहां अग्वीर और उसके आदमी श्राप से जकड़े पड़े थे। जोआकिम उनके शरीर के पास जाता है और कुछ नदी का पानी उन पर डालता है ताकि उन्हें जागृत किया जा सके। अग्वीरे के शरीर से 2 सांप निकलते हैं जो उसी का हिस्सा हैं और उन्हीं के जरिए वो जोआकिम से सौदा करता है कि वो एरोहेड खोज कर लाएगा ताकि दोनों को वो मिल सके जिसकी उन्हें तलाश है। सांप सौदे की कसम खाता है और जोआकिम उन कॉन्क्विस्टाडोर्स को उनकी कैद से आजाद कर देता है। अगले दिन फ्रैंक और उसके यात्री आखिरकार तेज धारा वाले हिस्से तक पहुंचते हैं। खतरनाक पानी में बढ़ते हुए फ्रैंक नाव को संभाले रखता है और लिली डर व घबराहट के बावजूद जिद करती है कि उन्हें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। नदी के तेज बहाव वाले हिस्से में सफर करते हुए नाव लगभग एक खतरनाक गहराई में गिर ही जाती है, जिससे सबकी जान हलक में अटक जाती है, मगर फ्रैंक किसी तरह उसे संभालकर दोबारा शांत पानी की ओर मोड़ लेता है। नाव भले ही शांत हो जाती है, लेकिन उसके यात्री नहीं। सब किनारे की तरफ झुककर उल्टी करने लगते हैं, यहाँ तक कि प्रॉक्सिमा भी। बाद में जब फ्रैंक और मैकग्रेगर इंजन के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहे होते हैं तो मैकग्रेगर अपनी असली वजह बताता है कि वो लिली के अभियान में क्यों आया, जबकि वो उतना साहसी नहीं है। वो कहता है कि जब उसे एहसास हुआ कि वो समलैंगिक है तो पूरे परिवार में सिर्फ लिली ही उसके साथ खड़ी रही और उसी वजह से वो उसके साथ कहीं भी जाने को तैयार है। उधर लिली फ्रैंक के केबिन में घुसकर एक चौंकाने वाली खोज करती है। फ्रैंक लौटता है तो लिली उससे सवाल करती है कि उसके कमरे में पेड़ से जुड़ी सारी चीजें और नक्शे क्यों छिपाए हुए हैं। उसे लगता है कि फ्रैंक खुद भी उसी पेड़ के पीछे है। फ्रैंक मानता है कि शायद पहले ऐसा था, लेकिन बहुत समय से नहीं। वो बताता है कि इसी पेड़ के जादू की तलाश में वो अमेज़न आया था, मगर उसे कभी नहीं मिला। अचानक फ्रैंक द्वारा पहले से पैसे देकर तैयार करवाई गई जनजाति उन पर हमला करके नाटक शुरू कर देती है और कुछ देर तक लिली व मैकग्रेगर को छलते रहती है। फ्रैंक मुख्य के और लिली के बीच अनुवादक का अभिनय करता है, लेकिन लिली हद पार कर देती है और मुख्य नाटक रोक देता है। लिली और मैकग्रेगर को जब असलियत पता चलती है तो वे नाराज हो जाते हैं। कुछ देर बाद लिली मुख्य से एरोहेड पर बने निशानों का मतलब पूछती है। मुख्य उसे बताती है कि इन निशानों का अर्थ है जो भी टीयर ऑफ द मून की तलाश करेगा उसे पानी को पत्थर में बदलना होगा और एक टूटा हुआ दिल जोड़ना होगा। पेड़ को अपना खास फूल सिर्फ तब मिलता है जब दुर्लभ रोती हुई चांद की रात हो, और ये 2 दिन बाद होने वाली है। वो कहती है कि पेड़ तक पहुंचने के लिए उस सांप को ढूंढना होगा जो अपनी ही पूंछ को काटता है, एक निशानी जो लिली ने नक्शे पर देखी थी और तुरंत खोज लेती है। लिली सोचती है कि वो फ्रैंक के बिना भी एक डोंगी लेकर वहां पहुंच सकती है, इसलिए वो फ्रैंक को उसका बाकी पैसा दे देती है। उसी रात गांव पर श्रापित कॉन्क्विस्टाडोर्स हमला कर देते हैं ताकि एरोहेड हासिल कर सकें। लिली, मैकग्रेगर और फ्रैंक अलग अलग कॉन्क्विस्टाडोर्स से भिड़ते हैं। उनमें से एक लिली की गर्दन से एरोहेड छीनकर अग्वीर को दे देता है। वो आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसे रोक लेता है और आर्टिफैक्ट के लिए उससे जूझता है। अग्वीर फ्रैंक को छुरा घोंप देता है और फ्रैंक पेड़ों के बीच गिरने से पहले एरोहेड वापस छीनकर लिली की ओर फेंक देता है। मुख्य लिली और मैकग्रेगर को सुरक्षित नीचे ले जाती है और लिली को कहती है कि वो नदी की नजर से दूर भाग जाए जहां कॉन्क्विस्टाडोर्स पहुंच नहीं सकते। लिली जैसे ही भागती है अग्वीर के सांप उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही अग्वीर कुछ करने ही वाला होता है जंगल उसे और उसके आदमियों को वापस नदी की ओर घसीट लेता है। कॉन्क्विस्टाडोर्स खुद को संभालते हैं और समझते हैं कि लिली तक पहुंचने के लिए उन्हें जोआकिम की मदद चाहिए। अग्वीर के आदमियों में से एक अपने मधुमक्खी
मधुमक्खियों को भेजकर राजकुमार को ये खबर देता है। अगली सुबह लिली को फ्रैंक मिलता है और वो खुश होती है कि वो जीवित है, लेकिन जैसे ही मुख्य और मैकग्रेगर पहुंचते हैं उन्हें फ्रैंक की पीठ में घुसा खंजर दिखता है। फ्रैंक मजबूर होकर सच बताता है कि वो वास्तव में अग्वेयर के उन्हीं कॉन्क्विस्टेडोर्स में से एक था। इससे पहले कि वो और कुछ समझाए, लिली को उसके सीने में धंसा खंजर निकालना पड़ता है और वो बिना फ्रैंक को जरा भी दर्द दिए निकल आता है। यह देखकर मैकग्रेगर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद लिली उसे होश में लाती है ताकि उससे विदा ले सके, क्योंकि अब वो आगे की यात्रा फ्रैंक के साथ अकेले जारी रखने वाली है। इसी दौरान श्रापित कॉन्क्विस्टाडोर के मधुमक्खियां जोआखिम की पनडुब्बी तक पहुंचती हैं और वो उन्हें अंदर स्वागत करता है। एक मधुमक्खी उसे नक्शे पर एरोहेड की लोकेशन दिखाती है और वे उससे पूरी बातचीत कर लेते हैं, जिसे देखकर उसके साथी हैरान रह जाते हैं। बोट पर और अपनी यात्रा के दौरान फ्रैंक और लिली उसकी पिछले 400 सालों की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। वो उसे बताता है कि वो अग्वेरे का सबसे अच्छा दोस्त था, इसलिए वो उसके साथ अमेज़न के भीतर टीयर्स ऑफ द मून खोजने निकला, क्योंकि अग्वेरे को अपनी मरती हुई बेटी को बचाना था। वो उसका कार्टोग्राफर था, वास्तव में उसने ही नदी का नक्शा बनाया था। फ्रैंक अग्वेरे के साथ जंगली जंगलों की गहराइयों तक गया ताकि वो उस जादुई फूल की पंखुड़ी ढूंढ सके, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कॉन्क्विस्टाडोर उन जनजातियों के साथ क्या करने को तैयार था जिन्होंने उन्हें ठीक किया था, उसे एहसास हुआ कि वो इसका हिस्सा नहीं बन सकता। फ्रैंक ने उसे सरदार की बेटी को मारने से रोका, जो एरोहेड लेकर भागने में सफल हो गई, जबकि अपने आखिरी सांस में सरदार ने उन सभी को श्राप दे दिया। साल बीतते गए और फ्रैंक तथा अग्वेरे बार बार एक दूसरे से लड़ते रहे, जब तक कि फ्रैंक ने उसे और उसके आदमियों को एक गुफा में फंसा न दिया, जहां जंगल उन्हें वापस नदी की ओर नहीं लौटा सकता था। 300 वर्षों तक जंगल ने उनके शरीर नष्ट कर दिए और उन्हें आज के राक्षस जैसा बना दिया। लिली ध्यान से उसकी कहानी सुनती है और उससे पूछती है कि उसने इन 3 सदियों में क्या किया। फ्रैंक बताता है कि उसने वो शहर बनाया जहां लिली ने उसे पाया। इस दौरान उसे दोस्त मिलते गए और खोते भी गए। जब उसने टीयर्स ऑफ द मून की तलाश करने का फैसला किया, उसने अपनी नाव बनाई और पूरी नदी में खोज की, पर कुछ नहीं मिला। फिर उसने खोज बंदी कर दी और पर्यटकों को क्रूज पर ले जाना शुरू कर दिया। बीते सालों में उसे कई आवारा जानवर मिलते गए, जिन्हें वो अपने बड़े बिल्लियों जैसा मानकर रखता गया, और इसी वजह से उसने उनका नाम प्रॉक्सिमा रखा, जिसका मतलब है अगला। इसी बीच प्रिंस जोआखिम अपनी पनडुब्बी लेकर मैकग्रेगर तक पहुंच जाता है। वो मैकग्रेगर को अंदर ले जाता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि वो टीयर ऑफ द मून की लोकेशन बताए। मैकग्रेगर उसे नक्शे पर लोकेशन दिखा देता है और जोआखिम उन कॉन्क्विस्टाडोर की मधुमक्खियों को मार देता है ताकि वे ये जानकारी अपने मालिक तक न पहुंचा सके। उधर फ्रैंक और लिली उसी जगह की ओर सफर कर रहे हैं। फ्रैंक उसे बताता है कि जब वो पेड़ की एक पंखुड़ी हासिल कर लेगा, तब उसके सामने 2 विकल्प होंगे और वो विकल्प चुनेगा जो उसे आखिरकार थोड़ी शांति दे सके। अगले दिन वे नदी में एक बंद जैसी जगह पर पहुंचते हैं और लिली को लगता है कि वे वहीं पहुंचे हैं जहां पानी पत्थर में बदल जाता है, जैसा कि एरोहेड में बताया गया था। फ्रैंक नदी में गोता लगाता है और एक प्राचीन कक्ष पाता है जिसमें एक लीवर होता है, लेकिन वो ऊपर वापस आता है और लिली को बताता है कि उसे ही इसे खोलने का दुर्भाग्य सहना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर फिट नहीं हो सकता। लिली थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि वो तैरना नहीं जानती, लेकिन अंततः फ्रैंक उसे समझा लेता है कि और कोई रास्ता नहीं है और वे दोनों साथ में पानी में गोता लगाते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसी थ्रिलिंग और एडवेंचर्स मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। पानी के अंदर जैसे ही वो कक्ष के अंदर पहुंचती है, वो एक लीवर दबाती है जिससे दरवाजा बंद हो जाता है, और जब वो घबराने लगती है, फ्रैंक उसे चूमकर थोड़ी सी हवा उसके अंदर भेज देता है। लिली किसी तरह उस प्राचीन लीवर को नीचे धकेलने में कामयाब हो जाती है, जबकि फ्रैंक पर पिरान्हा मछलियां टूट पड़ती हैं। पानी गुफा से बाहर निकलना शुरू होता है, लेकिन पानी पूरी तरह निकलने तक लिली के बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होता। जब फ्रैंक अंत में उसके पास पहुंचता है, ये सोचकर कि वो डूब गई है, लिली होश में आती है और उसे थप्पड़ मार देती है, क्योंकि उसने उसे पानी के नीचे छोड़ दिया था। कपड़े पहनते हुए उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने पेड़ का स्थान ढूंढ लिया है, लेकिन तभी एक और समस्या सामने आती है। गुफा का बाकी पानी निकलते ही पता चलता है कि जोआखिम भी वहीं मौजूद है और मैकग्रेगर को कैद किए हुए है। साथ ही कॉन्क्विस्टाडोर की एक मधुमक्खी उन पर नजर रख रही थी और अब वो जाकर शापित सैनिकों को ये स्थान बता देती है। जोआखिम लिली से एरोहेड छीन लेता है और फ्रैंक को मजबूर करता है कि वो उन्हें अपनी स्टीम बोट पर उस गुफा में ले जाए जहाँ पेड़ है। जब वे पेड़ तक पहुँचते हैं, वो सदियों से सूखा और मृत सा लगता है। जोआखिम लिली से कहता है कि वो पेड़ को खिलाए, क्योंकि ऐसा करने का तरीका केवल कुछ ही लोगों को पता है, लेकिन जब वो मना कर देती है तो फ्रैंक कहता है कि वो एक पंखुड़ी के बदले ये करेगा। जोआखिम इस सौदे को मान लेता है, लेकिन मैकग्रेगर को गिरवी रखता है। फ्रैंक प्रिंस से एरोहेड लेता है और पेड़ को खोलने का तरीका खोजने की कोशिश करता है। जब वो तुरंत सफल नहीं होता तो जोआखिम लिली को मजबूर करता है कि वो फ्रैंक की मदद करे बदले में उस पंखुड़ी के लिए। दोनों मिलकर काम करते हैं और जल्दी ही पता लगाते हैं कि एरोहेड वास्तव में एरोहेड नहीं बल्कि एक दिल है। निर्देशों के अनुसार वे इसे तोड़ते हैं और भीतर छिपा जादुई टुकड़ा पाते हैं। वे उस टुकड़े को एक और जुड़ा हुआ दिल दूसरी
दूसरी ओर रखते हैं, पेड़ का जादू तुरंत दिखाई देने लगता है क्योंकि वो चांदनी में खिलना शुरू कर देता है। पेड़ पूरी तरह खिलते ही लिली फ्रैंक को गोली मार देती है, जिससे वो गुफा के तल में गिर जाता है। जोआकिम अपने लोगों को आदेश देता है कि वे रोते हुए चांद के ढलने से पहले पंखुड़ियां तोड़ लें। इसी बीच फ्रैंक प्रॉक्सिमा की थोड़ी मदद से जोआकिम के आदमियों से मैकग्रेगर को बचाता है और वे जहाज वापस ले लेते हैं। लिली पेड़ पर चढ़कर एक पंखुड़ी लेने जाती है, लेकिन चांद ढलने से पहले वो मुश्किल से उसे पकड़ पाती है। पंखुड़ी तोड़ते ही वो नीचे गिर पड़ती है और जोआकिम फिर उसे धमकाता है, उसके भाई और उसकी जिंदगी के बदले पंखुड़ी देने को कहता है। अचानक पेड़ टूटने लगता है, इसलिए लिली पंखुड़ी गिरा देती है और खुद को बचाने के लिए जोआकिम का हाथ पकड़ लेती है। फ्रैंक भी किसी तरह पंखुड़ी को पकड़ लेता है। रोमांच खत्म होने से ठीक पहले कॉन्क्विस्टाडोर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और प्रिंस को मार देते हैं। वे लिली के पीछे भी आते हैं, लेकिन फ्रैंक उन्हें पंखुड़ी दिखाकर अपने पीछे ले आता है। वो मैकग्रेगर को ऊपर छोड़ देता है और प्रॉक्सिमा को कहता है कि वो उसके और लिली की रक्षा करे। लिली पेड़ से नीचे कूदती है और अपने भाई के पास पहुंचती है और वे देखते हैं कि फ्रैंक नाव को प्राचीन स्मारक से टकराने की तैयारी कर रहा है। कॉन्क्विस्टाडोर पंखुड़ी पाने के लिए फ्रैंक से लड़ते हैं, लेकिन वो सभी को रोक देता है। अंत में वो अग्वेरे से भिड़ता है, जो उससे फिर पंखुड़ी मांगता है, लेकिन पता चलता है कि वो अब मैकग्रेगर के पास है ताकि वो उसे लिली को दे सके। नाव स्मारक से टकराती है और गुफा में नदी का पानी आना बंद हो जाता है। जंगल कॉन्क्विस्टाडोरों को फ्रैंक सहित वापस पत्थर बना देता है क्योंकि वो उन्हें नदी तक नहीं लौटा सकता। लिली वहाँ पहुँचती है और फैसला करती है कि वो पंखुड़ी फ्रैंक को दे देगी ताकि उसका श्राप टूट जाए, भले ही इससे मानवता की मदद करने का उसका सपना अधूरा रह जाए। जब कुछ नहीं होता तो वो और उसका भाई चले जाते हैं। प्रॉक्सिमा अपने मालिक का इंतजार करती हुई वही बैठी रहती है। लिली उसकी दहाड़ सुनती है और फ्रैंक वापस जिंदा होकर बाहर आता है और लिली उसकी बाहों में दौड़कर आती है। तभी वे देखते हैं कि जादुई पेड़ ने उन्हें एक और पंखुड़ी दे दी है। बाद में वे शहर लौटते हैं और नीलो को वो छोटी सी नाव देते हैं जिससे वे वापस तैर कर आए थे। और फिल्म की लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वे सब लंदन लौट आए हैं। लिली और फ्रैंक कार चलाते हुए दिखते हैं और प्रॉक्सिमा उनके पीछे बैठी है। और इसी के साथ ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है। मगर सोचो कि क्या हुआ जब अचानक एक वायरस ने पूरी दुनिया के इंसानों को मार डाला और बचता है तो सिर्फ एक इंसान। क्या वो इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा? जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें और ऐसी ही मूवीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बने।